A very good morning, everyone, guys. Good morning. चलो, let us start with the lecture, guys. Let us start with the lecture. Okay. हम लोग का क्या चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चैप्टर नंबर 22. सेक्शन नंबर कहां से कहां तक? सेक्शन 379 से लेकर 393A तक, 386 तक आपने कर लिया मेरे साथ. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 387 से. बहुत इजी है. अब यहां से जितने भी प्रोविजंस है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेक्टस. दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस तो ऑलरेडी आप मेरे संग पढ़ चुके हो, तो वही सब प्रोविजन रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो अब सुना ध्यान से. सेक्शन 387 क्या बोला? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी, जस्ट चिल एंड लिसन टू मी. ठीक है, सेक्शन 387 क्या बोला? ध्यान से सुनना. सेक्शन 387, सेक्शन 387 बोलता है, कोई भी इंसान, नो पर्सन shall issue, circulate, distribute prospectus inviting subscription for the securities of, किसका सिक्योरिटी को गेस करो? For the securities of company incorporated outside India और proposed to be incorporated outside India. हो सकता है proposed है, या तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, या तुम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो, जिसके लिए तुम सिक्योरिटी इशू करना चाह रहे हो इंडिया में. सिक्योरिटी कहां पे इशू हो रहा है? इन इंडिया. ऐसा करने हम नहीं देंगे अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस हैज बीन मेट. तो अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन के अंदर क्या आता है? नंबर 1, अनलेस द प्रोस्पेक्टस इज डेटेड एंड साइंड. अगर प्रोस्पेक्टस में डेट या साइन नहीं है, तुमको तो पता है वैसे भी वो प्रोस्पेक्टस इनवैलिड हो जाता है. प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो प्रोस्पेक्टस में डेट होना और साइन होना जरूरी है. तो भले ही एक ऐसा कंपनी है जो कि अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, समझ में, इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड हैज नॉट स्टार्टेड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट इज प्लानिंग टू स्टार्ट, या ऑलरेडी द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, समझ में. अगर उसको सिक्योरिटी इशू करना है इंडिया में, तो इन दैट केस वो जो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, क्यों इशू करेगा मैम? टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ सच कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. समझ में आ रहा है? अनलेस द प्रोस्पेक्टस इज डेटेड एंड साइंड. तो सबसे पहला चीज क्या बोला? प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? साइन. एंड इट शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. और क्या इसके अंदर होना चाहिए? किसके अंदर? प्रोस्पेक्टस के अंदर. प्रोस्पेक्टस शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. प्रोस्पेक्टस शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. तो व्हाट आर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स? प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला गेस करो क्या होगा? सबसे पहला, इंस्ट्रूमेंट which defines the constitution of the company. Instrument defining the constitution of the company. याद है तुम लोग को? कल भी हम लोग पढ़े थे एक जगह. अरे याद करो, वो जो पर्टिकुलर्स वगैरह हम लोग सबमिट करते हैं ना, प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बाद कितना दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है? 30 डेज. FC1 फॉर्म में आरओसी को रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें भी तो था द चार्टर, द स्टैट्यूट, द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो वो चीज तुमको प्रोस्पेक्टस में भी देना पड़ेगा. तो प्रोस्पेक्टस में क्या पर्टिकुलर स्टेट करोगे? नंबर 1, द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. फिर उसके बाद एक बात बताओ, ये जो कंपनी है इसको कौन गवर्न कर रहा है? द कंपनीज एक्ट. ये क्या कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है? ये तो लंदन वाली कंपनी है ना, तो लंदन एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, या फिर यूके का कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, या यूएसए का एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ होगा. तो व्हाट इज दैट एक्ट जिसके अंदर ये फॉरेन कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड है. समझ में आया? तो उसको बोलते हैं रेलेवेंट एनैक्टमेंट. एनैक्टमेंट मतलब समझ गए ना? एनैक्टमेंट का मतलब क्या हो गया? किस एक्ट के अंदर ये कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड है. ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है ना, क्या इसको द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर माना जाएगा इनकॉर्पोरेटेड है? तब तो फिर ये सब हम लोग पढ़ते ही नहीं ना. यहाँ तो किसका बात किया जा रहा है? जो ऐसा कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो किस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट है? वो एक्ट का नाम क्या है? एक तो इंस्ट्रूमेंट जो डिफाइन कर रहा है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कौन से एक्ट के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, तीसरा अगर कोई हिंदुस्तानी को इंडिया में इसके बारे में जानना है, किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी के बारे में, एक्ट के बारे में, तो एक एड्रेस बताओ इंडिया में जहां पर जाकर हम लोग ये सब पढ़ सके. समझ में आ रहा है? सो अ प्लेस, ठीक है, द एड्रेस ऑफ अ प्लेस इन इंडिया वेयर द अबव 2 डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड, कैन बी रेड. समझ में आ रहा है? तो ऐसा मेरे को ऑफिस बताओ इंडिया में जहां पर हम ये सब डॉक्यूमेंट जाकर पढ़ सके. हाँ, क्लियर है? तो मैंने क्या बोला बताओ? एड्रेस ऑफ अ प्लेस इन इंडिया, एड्रेस ऑफ अ प्लेस इन इंडिया वेयर दीज डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड, जहां पे जाकर डॉक्यूमेंट को पढ़ा जा सके. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और फिर उसके बाद
मैंने ऑलरेडी क्या बोला, या तो ऐसा कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हो चुका है, या प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, येट टू बी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, दोनों के लिए तो बोला। तो यानी अगर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है तब तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी होगा इंडिया में। तो अगर जो इंडिया में तुम्हारा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसका भी तो एड्रेस बताओगे कि नहीं बताओगे? yes or no? So the address of the principal place of the business in India, if any, किसका एड्रेस बताओ, किसका एड्रेस और देना पड़ेगा? एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इफ एनी, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इफ एनी। इसके अलावा और गेस करो, ये जो फॉरेन कंपनी है ये लंदन में इनकॉर्पोरेट हुआ है कि यूके में कि यूएसए में? कहां करे बताओ, कि दुबई में? कहां करे बोलो? यूएसए कर दे क्या? ठीक है, तो कंट्री का नाम भी बताओ। कंट्री का भी तो नाम बताओगे, खाली कंट्री का नाम बताओगे और कंपनी का नाम कौन बताएगा? दोनों बताओ। लंदन एलएलसी, अमेरिकन एलएलसी, जो भी आईएनसी, अमेरिका के जितने भी कंपनीज होता है आईएनसी लगता है, पता है कि नहीं? एप्पल आईएनसी, समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस मेरे को बताओ और भी क्या बताओ, बताओ और क्या बोला? कंपनी जो फॉरेन कंपनी है ना तुम्हारा, उसका नाम, और कंट्री जहां पे ये इनकॉर्पोरेट हुआ है। हो गया, ये सब तुमको पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा किसमें? प्रोस्पेक्टस के अंदर। और पता है और क्या प्रोस्पेक्टस के अंदर देना पड़ेगा? वो सारे मैटर जो कि कंपनीज एक्ट के दौरान भी देने पड़ते हैं। कंपनीज एक्ट में तुमको याद है मैटर्स कंटेंट इन द प्रोस्पेक्टस हमने पढ़ा था। तो मैटर्स कंटेंट इन द प्रोस्पेक्टस एज पर कंपनीज एक्ट जो था, एमओए के जितने भी क्लॉजेस वगैरह वो सब भी देने पड़ते हैं हमें, तो वो भी दे दो यहाँ पे। क्लियर है? तो वापस से बोलो, दिस कंप्लीट्स योर सेक्शन नंबर 387। 387 क्या बोला? No person shall issue, circulate या distribute any prospectus in India inviting the subscription of the public for the securities of company incorporated या proposed to be incorporated outside India, unless the prospectus is dated and signed, unless the prospectus consists of the following particular, and unless the prospectus contains all the matter which is required under the Companies Act. Are we through with this? बताओ क्या क्या मैटर देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर? चालू हो जाओ। नंबर 1 क्या दोगे? सबसे पहले द इंस्ट्रूमेंट जो क्या डिफाइन कर रहा है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दूसरा बताओ इनएक्टमेंट, किस एक्ट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है? फिर कंट्री बता दो, फिर कंपनी का नाम बता दो, और इंडिया में कोई इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या तो उसका एड्रेस, और ऐसा भी प्लेस का एड्रेस बताओ जहां पे ये दोनों डॉक्यूमेंट को तुम जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हो। Are we through with this? फिर एक चीज और बोला कि मैम ये जो 1 2 3 पॉइंट आपने बोला ना, 1 2 3 देखो तो कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट वाला बात, और क्या है सेकंड पॉइंट में? इनएक्टमेंट वाला, और एड्रेस ऑफ प्लेस इन इंडिया जहां पे ये सब इंस्पेक्ट कर सकते हो। पॉइंट 1 2 3 शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सच कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसको कमेंस किए इंडिया में 2 साल हो चुका है, जिसको अपना बिजनेस कमेंस किए ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। तुम पुराने हो चुके हो ना, तो तुमको ये सब करने का दरकार नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे को बिजनेस कमेंस किए इंडिया में ऑलरेडी कितना हो गया है? 2 साल, तो तुमको ये सब करने का दरकार नहीं है। क्या खाली 1 2 3 बाकी देना पड़ेगा? ये 1 2 3 देने का दरकार नहीं है, याद रहेगा क्या? और एक अब देखो जबरदस्त बात बोल रहे हैं जो तुमको ऑलरेडी पता है। सेक्शन 387, सेक्शन 387 shall not apply in case of companies incorporated outside India if it is issuing the prospectus to the members or to the debenture holder existing। अरे जो ऑलरेडी डिवेंचर होल्डर है कंपनी के या एग्जिस्टिंग मेंबर है, उन लोग को तो सारा पता ही है, तो उन लोग को तुमको प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने का दरकार नहीं। मतलब ये 387 का प्रोविजन इज नॉट गोइंग टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ अ कंपनी हु इज इशूइंग द सिक्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग मेंबर और डिवेंचर होल्डर। ऑल्सो 387 का प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा, जानते हो कब? जब कंपनी ऐसा सिक्योरिटी इशू कर रहा है विच इज हैविंग यूनिफॉर्म राइट्स विद द सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड एंड लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कुछ याद आ रहा है? प्रोस्पेक्टस में हमने पढ़ा था ये सारा पॉइंट्स। 2 जगह अप्लाई नहीं होगा, या तो तुम्हारे कंपनी के जो ऑलरेडी मेंबर है, तुम ऑलरेडी मेरा शेयर खरीद रखा है, हम तुमको और शेयर दे रहे हैं, तो तुमको तो सब पता ही है मेरे बारे में। अगर कोई मटेरियल चेंजेस तब तक नहीं हुआ है, तुमको तो ऑलरेडी पता ही है, हमको दोबारा तुमको बताने का दरकार नहीं है, चाहे तुम मेंबर हो चाहे तुम डिवेंचर होल्डर हो। या फिर मैंने इक्विटी ए शेयर इशू कर रखा है, वापस इक्विटी ए शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसका वोटिंग राइट भी सेम है, और ये जो इक्विटी ए शेयर है ये ऑलरेडी लिस्टेड है आरएससी में, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी सबको पता है, तो उसके बारे में वापस से मेरे को बताने का दरकार नहीं है। या तो हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं बताओ? प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी को दोबारा इशू कर रहे हैं, या फिर शेयर को इशू कर रहे टू द एग्जिस्टिंग मेंबर और डिवेंचर होल्डर, देन द प्रोविजन ऑफ 387 इज नॉट गोइंग टू अप्लाई। कुछ समझ में आ रहा है? 387 इज डन, 387 हो गया।
अब 388 क्या बोलता है? एक्सपर्ट के बारे में बोलता है, एक्सपर्ट का कंसेंट के बारे में। किसके बारे में? एक्सपर्ट का कंसेंट। याद है प्रोस्पेक्टस में कितनी बार हम लोग को एक्सपर्ट का कंसेंट लगाना पड़ता था, ये बताने के लिए कि प्रोस्पेक्टस का सारा स्टेटमेंट ट्रू है, याद है? फिर एक चीज और बोला था मैंने कि मान लो प्रोस्पेक्टस में तुमने जो एक्सपर्ट का है ना, बोला कि ये स्टेटमेंट कौन दिया? एक्सपर्ट दिया। तुमने प्रोस्पेक्टस में कंपनी का नेटवर्थ लिखा है और बोला नेटवर्थ कौन कैलकुलेट किया है? एक्सपर्ट। तुमने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या दिया? जल्दी से बोलो, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। और क्या बताया? ए ध्यान इधर दो, लेट कमर पे ध्यान देके क्या होगा, सुनो मैंने क्या बोला। तुमने प्रोस्पेक्टस में क्या दिया? कंपनी का नेटवर्थ, और बोला नेटवर्थ कौन कंप्यूट किया है? एक्सपर्ट। समझ में आ रहा है? सो यू हैव गिवन अ स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय एन एक्सपर्ट, बट देन देयर इज नो रिटन कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट। साइन नहीं है प्रोस्पेक्टस में। तुम लिख रहे हो एक स्टेटमेंट, तुम बनाए हो एक पेपर में, तुम लिखे हो कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ है, और लिख रहे हो कि ये जो 500 करोड़ नेटवर्थ है ना, इसको एक्सपर्ट डीए ने कंप्यूट किया है। डीए, द एक्सपर्ट हैज कंप्यूटेड दिस, बट देन वेयर इज द साइन ऑफ द डीए? तुमको डीए का कहीं साइन नहीं दिखाई दे रहा है, फिर तो तुम कुछ भी लिख दोगे किसी के नाम पे भी, बोलोगे एक्सपर्ट किया है। सो इन दैट केस कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगा जिसके अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बोल रहा है स्टेटमेंट किसने बनाया है? The statement has been purported by the expert, but then no written consent of the expert is there. तुम ऐसा ढोंगी प्रोस्पेक्टस इशू मत करो, मतलब पक्का तुम फ्रॉड कर रहे हो। तुम एक तरफ बोल रहे हो कि एक्सपर्ट ने ये सब किया है, एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया है। अगर एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया है तो वेयर हेल इज द रिटन कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट? वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ द एक्सपर्ट? मजाक समझ रहे हो क्या? बेवकूफ बना रहे हो क्या? समझ में आ रहा है? तुम्हारा सिग्नेचर होना चाहिए ना एक्सपर्ट का, वो नहीं, और तुम बोल रहे हो ये स्टेटमेंट वो बनाया है, तो हम लोग नहीं मानेंगे कि वो बनाया है। तो इन दैट केस तुम ये प्रोस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकते। या फिर पता है क्या हुआ, एक्सपर्ट बोला हाँ हम ये किया और साइन भी दे दिया, देखो मैंने साइन भी दे दिया। तुमको पता है प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले रजिस्ट्रार को देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए एक चढ़ावा। तो कहां देते हो? आरओसी को चढ़ाते हो ना, सबसे पहले गणेश जी को चढ़ा दो, याद आ रहा है? आरओसी को क्यों दे रहे? रजिस्ट्रेशन के लिए। So before submitting the prospectus copy to ROC for registration, the expert has withdrew his consent. एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, यानी अपना साइन विड्रॉ कर लिया। तो कोई फायदा है क्या? तभी भी तुम ऐसा प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते। या तो एक्सपर्ट ने पहले से ही साइन नहीं किया था, तुम बस बकवास कर रहे हो कि ये स्टेटमेंट जो है ना एक्सपर्ट बनाया है। अगर बनाया है तो उसका रिटन कंसेंट कहाँ है भाई? और या तो रिटन कंसेंट दिया लेकिन आरओसी को जमा करने के पहले वो क्या बोला? नहीं मेरा कंसेंट वापस दे दो उनको। विड्रॉ हिज कंसेंट, विड्रॉन हिज कंसेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आर वी थ्रू विद दिस? अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तुमको समझ में आ रहा है? ऑलरेडी जितना भी चीज है ना मैंने पूरा एग्जॉस्टिवली तुम्हारे लिए नोट्स में कवर कर लिया है। तुम रीडिंग करके भी चल जाएगा ना आधी घंटा, क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से आएगा जितना मैंने नोट्स दिया है। और इससे कोई केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट। आज करेंगे तुमको समझ में आएगा। तो तुमको क्यों रिस्क लेना है कम मार्क्स लाने का? जब हम खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं फेमा और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अच्छे से कर लो, 15-20 मार्क्स तुम्हारा यहीं से आएगा। तुमको नहीं लगता? और ये बोनस मार्क्स है, मतलब यहाँ पे कोई मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है। यहाँ तुमको तोड़ मड़ोड़ के सोच समझ के नहीं लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। So please work hard for it. Tomorrow I'm going to take a test on FEM and companies incorporated outside India. Make sure you're giving the test to secure your 20 marks. You're getting this? चलो, अब मैंने क्या बोला? What are the matters जो तुमको क्या करना है? Annex करना है. What are the matters to be annexed to prospectus? What are the matters to be annexed to prospectus? ठीक है? प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर और एनेक्स करना है? प्रोस्पेक्टस तो दे रहे हैं जिसके अंदर सब पर्टिकुलर रहेगा, उसके संग और क्या एनेक्स करके दोगे? जानते हो और क्या एनेक्स करके दोगे? अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है क्या? तो उसका डिटेल्स दो। और क्या दोगे बताओ? अंडरराइटर्स होते हैं ना कंपनी में, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर, इनके संग तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है क्या? तो उसका कॉपी सबमिट करो प्रोस्पेक्टस के साथ। फिर इसके अलावा और क्या दोगे बताओ? एनी मटीरियल contracts entered by the company not in the ordinary course of business, not in the ordinary course of business in the last 2 years. ठीक है? जिस दिन तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो पिछले 2 साल में तुमने कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया क्या? जैसे मान लो तुम्हारा ट्रेडिंग का काम है, तुम कोई लैंड खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदा है, तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लैंड बिल्डिंग क्या तुम ट्रेडिंग करता है क्या? लैंड बिल्डिंग का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या तुम्हारा? तो कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किए हो क्या मटेरियल जिसमें मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व है एंड विच इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस? और तुम्हारा परचेज सेल का काम है, ट्रेडिंग का काम है, तुम वो कर रहे हो, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो देने का दरकार नहीं है। एनी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स which you have entered into in the last 2 years not
रिलेटिंग टू दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये सारा डिटेल भी तुमको किसके संग देना पड़ेगा बताओ? प्रोस्पेक्टस के संग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या डिटेल बोले? कोई भी अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तुम्हारा, अंडरराइटर्स के संग वो दो, कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है वो दो, मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है तो वो दो, और इसके अलावा और क्या डिटेल्स होगे बताओ? और क्या दोगे बताओ? वो तो हो गया, और बताओ और क्या होगा, गेस करो। और क्या चीज का डिटेल्स देना चाहिए? मर्चेंट बैंकर का डिटेल्स बोला, ठीक है, ये सब तुमको डिटेल्स देना पड़ेगा। कहां पे देना पड़ेगा बताओ? प्रोस्पेक्टस में नहीं देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट टू बी एनेक्स्ड विद प्रोस्पेक्टस। क्या लिखा है बोलो? डॉक्यूमेंट टू बी एनेक्स्ड विद प्रोस्पेक्टस। विल आर वी थ्रू विद दिस? एकदम इजी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जो मेरे को लग रहा है तुम्हारे एग्जाम में भी आना चाहिए, अगर तुम चैप्टर नंबर 22 का कोई भी प्रोविजन का कॉन्ट्रवेंशन करते हो तो कंपनी और ओआईडी के ऊपर कितना फाइन है, ये मेरे को 100% ऐसे पता नहीं, इंस्टिंक्ट बोल रहा है, तुम अच्छे से कर लेना इसका फाइन। क्लियर है? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी आया है। तो वापस से सुनो मैंने क्या बोला, अगर तुम चैप्टर 22 का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रवीन करते हो तो एक कंपनी के ऊपर लगता है, और किसके ऊपर लगता है? ओआईडी। कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन जानते हो कितना का है? 1 लाख। मैक्सिमम कितना है? 3 लाख। प्लस एंड प्लस मतलब क्या हुआ? एंड 50,000 rupees per day in which the default continues. 50,000 rupees per day in which the default continues. क्लियर है? कोई बात नहीं गौरव, नहीं है तो आज मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और ओआईडी जो है ना, ओआईडी उसके ऊपर मिनिमम फाइन 25,000 का है और मैक्सिमम 5 लाख का है। याद कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 22 का कोई भी प्रोविजन का कॉन्ट्रवेंशन करोगे, कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन बोलो कितना है? 1 लाख। मैक्सिमम कितना है? 3 लाख। ओआईडी के ऊपर मिनिमम कितना है? 25,000। मैक्सिमम कितना है? 5 लाख। इम्प्रिजनमेंट पहले हुआ करता था, अभी हट चुका है। पहले हुआ करता था और अब हट चुका है, याद रहेगा। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं, 393A। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दिए और ऊपर से फिर रीड कर लेंगे, अब कुछ बचा नहीं है, ज्यादा खत्म हो गया ऑलमोस्ट। 393A क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। 393 ये बोलता है कि अगर सीजी चाहे, कौन चाहे? अगर सीजी, सीजी में गिव एग्जेम्पशन टू certain class of companies incorporated outside India or proposed to be incorporated outside India या foreign company from the application of provision of this chapter, any of the provision of this chapter। सीजी अगर चाहे तो कोई कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर नंबर 22। समझ में आ रहा है? या कोई प्रोविजन एनेक्ट कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन, या तो कंप्लीट एग्जेम्पशन कर सकता है, या कुछ कुछ एप्लीकेबल है, कुछ कुछ एग्जेम्पशन है, प्रोविजन वगैरह दे सकता है। कौन चाहे? अगर सीजी। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा पता है? जिस दिन सीजी ने नोटिफाई कर दिया तो जो कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन है ना, इट हैज टू बी लेट डाउन बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। याद रहेगा? वापस से बोलो, 393 ये क्या बोलता है? अगर सीजी चाहे तो क्लास ऑफ कंपनी या कंपनी को जो कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है या प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है या फॉरेन कंपनी, उन लोग को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। And whenever this exemption has been given, then the copy of that exemption notification has to be laid down before both the houses of the parliament। और ये जो exemption सीजी देगा, ये क्या चीज से रिलेटेड होगा? इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, आईएफएससी कंपनी के लिए, आईएफएससी कंपनी जो कि गवर्नड है एसईजेड एक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है? दैट्स इट। 393 इज आल्सो डन। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है कि नहीं बताओ? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अभी जितना पढ़ा है लिखोगे क्या? जितना पढ़ा एक बार लिख लो। अच्छा एक चीज और पढ़ा दे रहे हैं, सुना ध्यान से। आईडीआर खाली पढ़ लो 390। व्हाट इज आईडीआर? तुम लोग कहते हैं जीडीआर एडीआर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जीडीआर क्या होता था बोलो? जब इंडियन कंपनी रिलायंस अपना शेयर लिस्ट करवाना चाहता है फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो उसको क्या बोलते थे? जीडीआर। वैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में करेगा तो क्या बोलेंगे? एडीआर। याद है? रिलायंस, टाटा मोटर हम लोग देखे भी थे, उन लोग का प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक जीडीआर के अंदर 2 रिलायंस का शेयर है। याद है? दिखाए भी थे पूरा खोल के, प्राइस भी दिखाए थे। तो वैसे हम तुम लोग को उस समय याद होगा, बताया था आईडीआर का कॉन्सेप्ट भी। वैसे अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपना सिक्योरिटी लिस्ट करवाना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा? आईडीआर। बट मैंने बोला था सैडेस्ट पार्ट इज दिस कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के आरएससी में अपना शेयर को रिकॉग्नाइज करवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको लगता है यार, जैसे मैंने बोला था ना कि तुम पाकिस्तान, बांग्लादेश में अपना स्टॉक का लिस्टिंग नहीं करवाना चाहते हो क्योंकि तुम उनको गंदी नजरों से देखते हो। हम लोग बांग्लादेश में लिस्टिंग करवाएंगे, छी। तो वैसे वो लोग भी तुमको देखते हैं, हम लोग इंडिया में लिस्टिंग कराएंगे, छी। समझ में आ रहा है? सो अनफॉर्चुनेटली
कोई भी कंपनी एट प्रेजेंट, कोई भी फॉरेन कंपनी एट प्रेजेंट इंडिया के स्टॉक मार्केट में, इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर को लिस्टिंग करवा ही नहीं रखा है। क्योंकि तुमको पता है इंडिया का स्टॉक मार्केट से तो ऐसे ही सब डरते हैं, हाईली वॉलेटाइल, तो कौन रिस्क लेगा, अपना शेयर का रेपुटेशन खराब करेगा इंडिया के आरएससी में रिकॉग्नाइज करवा के। ये फॉरेन कंपनी के लिए बोल रहे, इंडियन कंपनी का तो कोई चारा नहीं, उसको तो कराना ही पड़ेगा। ये किसके लिए बोल रहे, फॉरेन कंपनी। तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी अपने कंपनी का सिक्योरिटी को लिस्ट करवाता है इंडिया के आरएससी में, आरएससी बोले तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तब हम उसको क्या बोलेंगे बताओ, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, आईडीआर। तो अब अगर आईडीआर इशू करना चाह रहे हैं ना फॉरेन कंपनी, तो उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा, सीजी। रूल्स कौन बनाएगा, सीजी। प्लस सेबी का रेगुलेशंस भी काम आएगा, प्लस और कौन, आरबीआई। आरबीआई गाइडलाइन वगैरह इशू करेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप से सुनो, कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में जी आईडीआर इशू करना चाह रहे हैं, क्या इशू करना चाह रहे हैं, आईडीआर, तो उसको 3 चीज फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स प्रिस्क्राइब बाय सीजी इन दैट रिगार्ड, गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड सेबी का रेगुलेशन इफ एनी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, 3 चीज क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, सीजी का रूल्स, सेबी का रेगुलेशन, आरबीआई का गाइडलाइंस। आर वी थ्रू विद दिस, कोई डाउट है। अब एक चीज और बोला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, मैंने उस समय भी आपको बताया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी इज द ओनली फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में आईडीआर इशू किया था। अब वो भी खत्म हो चुका है, समझ में आ रहा है। और अभी कोई है क्या आईडीआर का एग्जांपल देने के लिए, नहीं है मेरे पास, क्योंकि है ही नहीं कोई कंपनी। क्लियर, तो याद रहेगा, पढ़ो एक बार क्या लिखे, ये 390 हो गया। व्हेन फॉरेन कंपनी लिस्टेड सिक्योरिटी इन इंडियन आरएससी, मतलब क्या, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, आईडीआर। फिर क्या बोला था, सीजी में मेक रूल्स एंड दे ऑल्सो हैव टू कंप्लाई विद क्या, सेबी का रेगुलेशन एंड आरबीआई का डायरेक्शन। फिर ये पढ़ो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी वाज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी, यानी फॉरेन कंपनी, टू फाइल फॉर एन इश्यू ऑफ आईडीआर इन इंडिया इन 2010। वो भी हट चुका है, अब वो भी नहीं कर रहा है। क्लियर है। फिर अब ये जो रूल बोला ना, सीजी रूल प्रिस्क्राइब करेगा, तो रूल्स में अभी तक क्या क्या प्रिस्क्राइब है, रूल में वो क्या लिखेगा, आईडीआर कैसे ऑफर कर सकते हो, अगर तुम आईडीआर इशू करे हो, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए तुमको, समझ में आ रहा है। फिर ऐसे आईडीआर इशू करेगा तो कस्टोडियन और डिपॉजिटरी लगेगा ना, तो कौन कस्टोडियन कौन अंडरराइटर होंगे, तुम कैसे करोगे, और आईडीआर अगर किसी को बेचना है, इंडियन के पास आईडीआर है, उसको बेचना है, तो मोड ऑफ सेल, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ आईडीआर क्या होगा, ये सब सीजी प्रिस्क्राइब करेगा रूल्स में लिखकर। तो ये पूछ सकता है ना कि आईडीआर के लिए अगर सीजी रूल्स बनाएगा तो किस मैटर में सीजी रूल्स बनाएगा, ये सब मैटर में, कि आईडीआर का ऑफर तुम कैसे करोगे, आईडीआर का ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हो, सेल कैसे कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस में तुमको आईडीआर के रिलेटेड क्या क्या बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अंडरराइटिंग के लिए कैसे कर सकते हो, डिपॉजिटरी कौन होंगे यहाँ पे इंडिया में, समझ में आ रहा है। तो ये सब तुमको आईडीआर के रिगार्ड्स में कौन बताएगा, सीजी बताएगा रूल्स में लिखकर। अगर तुम आईडीआर इशू करोगे तो तुम कौन हुए, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई डाउट है कि यहाँ तक, आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर एकदम। देखो हम लोगों ने क्या क्या किया, एक बार देख लेते हैं, अभी लिखना मत। 387 कर लिया क्या, 387 में क्या बोला कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है। फिर ये भी क्या, डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस के संग एनेक्स होगा, क्या क्या बोला था, कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉपी ऑफ क्या, मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द लास्ट 2 years, कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग एजेंट, कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल्सो। अब मान लो प्रोस्पेक्टस जो है वो कौन साइन करेगा, और डायरेक्टर लोग करेंगे ना, लेकिन मान लो डायरेक्टर बोला कि नहीं हम नहीं साइन करेंगे, मेरा एजेंट करेगा, तो ऐसा अगर एजेंट को ऑथराइज किया डायरेक्टर क्या करने के लिए, प्रोस्पेक्टस में साइन करने के लिए, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का भी तो कॉपी देना पड़ेगा कि डायरेक्टर ने तुमको क्या किया, पावर दिया है, समझ में आ रहा है। और अगर एक्सपर्ट का कंसेंट चाहिए तो वो कंसेंट भी तुमको देना पड़ेगा, क्लियर है, वही चीज बोल रहे हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये भी मैंने पढ़ा दिया, 388 एक्सपर्ट कंसेंट से रिलेटेड पढ़ाया था ना। नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट प्रोस्पेक्टस इन इंडिया ऑफरिंग फॉर क्या, सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड outside India or to be incorporated, यानी proposed to be incorporated। if a prospectus, ध्यान से देखना, if a prospectus includes a statement purporting to be made, claiming to be made by an expert but does not contain his written consent, बोला था ना मैंने, तुम ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते जिसमें तुम एक ऐसा स्टेटमेंट इंक्लूड कियो जो बोल रहे हो एक्सपर्ट किया है लेकिन एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट नहीं है, या फिर एक्सपर्ट ने क्या किया बताओ, withdraws his consent before the delivery of prospectus to the registrar for registration। रजिस्ट्रेशन के लिए किसको देते हो, रजिस्ट्रार को ना, कोई डाउट है। अब देखो और एक चीज, प्रोस्पेक्टस तुम क्या ऐसे इशू कर सकते हो क्या बिना आरओसी को चढ़ावा दिए। सबसे पहले किसको चढ़ावा चढ़ाना है, गणेश जी को। गणेश जी कौन है, आरओसी, तो आरओसी को क्यों दे, रजिस्ट्रेशन के लिए साइन करना होगा ना प्रोस्पेक्टस में। तो ऐसा प्रोस्पेक्टस दो आरओसी को रजिस्ट्रेशन के लिए जिसमें किसका सिग्नेचर रहेगा, चेयरपर्सन का एंड 2 डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बीओडी।
किसका किसका रहेगा बताओ? चेयरपर्सन और किसका रहेगा? टू डायरेक्टर हु इज ऑथराइज्ड बाय द बीओडी। तो देखो क्या लिखा है, पढ़ो। 389 इज आल्सो डन। प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी सर्कुलेटेड अनलेस कॉपी दिखाई दे रहा है, स्टार के ऊपर कॉपी लिखे हैं, छूट गया था कॉपी लिखना। ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस थोड़ी देंगे, कॉपी देते हैं ना। कॉपी गिवन टू द क्या? रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। कॉपी कौन सर्टिफाई करेगा बताओ? चेयरपर्सन एंड 2 अदर डायरेक्टर। और डायरेक्टर को अप्रूवल कौन दिया है? बीओडी। मैनेजिंग बॉडी मतलब क्या? बीओडी। बीओडी रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड किया कौन 2 डायरेक्टर प्रोस्पेक्टस में साइन करेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या एनेक्स होगा प्रोस्पेक्टस के संग, वो तो ऊपर पढ़ चुके हैं ना, ऊपर बताए थे ना। वो मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू इन द पास्ट 2 years अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये बात कहाँ लिखा है? रूल 11 में। कहाँ लिखा है ये बात बताओ? रूल 11। क्लियर है? आईडीआर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये जबरदस्ती यहाँ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट घुसा दिया 234 सबसेक्शन 1, 234 सबसेक्शन 2 हम बाद में बताएंगे। अच्छा ये देखो 391 इज ऑल्सो वेरी इजी। पूरा 34 से 36 तुमको याद होना चाहिए क्या क्या है। 34 याद है? सेक्शन 34 वेरी गुड। क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी था बताओ फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। 35 क्या था? सिविल लायबिलिटी। और 36 बताओ? फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग एनी पर्सन, याद है? फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू इन्वेस्ट इनटू द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, उसके लिए भी पनिशमेंट था। देखो ये रहा, तीनों मैंने लिख दिया। ये तुम्हारा रिवीजन जो हो रहा है और कुछ नहीं। प्रोस्पेक्टस में तुमने पढ़ा 34, 35, 36, तो बोला 34, 35, 36 इन लोग के ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? हाँ। किसके ऊपर अप्लाई होगा? कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 34 to 36 शेल अप्लाई। और पता है ऐसे फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होगा जिन लोग क्या इशू कर रहा है? आईडीआर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है एकदम? ठीक है। अब और एक चीज बोला यहाँ पे, चैप्टर 20 का प्रोविजन भी अप्लाई करेगा। अब चैप्टर 20 जानते हो क्या है? वाइंडिंग अप का। जैसे मान लो कि तुम एक कंपनी है, ठीक है, तुम वाइंडिंग अप कर रहे, नॉर्मली तुम फॉरेन कंपनी, तुम वाइंडिंग अप कर रहे, करने देगा, तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा कंपनी है जो पता है वाइंडिंग अप कर रहे हैं यहाँ का इंडिया वाला लोग का रुपया मार के, कैसे मैम? सिक्योरिटी वगैरह इशू कर रखा है, रिडीम नहीं किया, डिबेंचर वगैरह रेस कर रखा है, रीपेमेंट नहीं किया, तो तुमको जाने देंगे क्या? तुम अपना बोरिया बिस्तर, पहले तो तुम लोन वगैरह रेस कर लिए, सिक्योरिटी वगैरह इशू कर दिए, दुनिया भर का तुम्हारे ऊपर क्या है? लायबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर का या फिर डिपॉजिट्स का या फिर तुम्हारा सिक्योरिटी का। प्रेफरेंशियल को रिडीम करने का बात आया, डिबेंचर को रिडीम करने का बात आया, तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अपना देश वापस जा रहे हो, हम लोग नहीं जाने देंगे तुमको। समझ में आ रहा है? जब तक तुम्हारे पर चैप्टर 20 का वाइंडिंग अप का प्रोविजन नहीं अप्लाई कर दे, एज इफ यूर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो उसके लिए तो पता है ना आपको क्या करते हैं? असेट वगैरह रियलाइज करवाता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को बैठाता है, फिर जो रुपया आता है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लोग को पहले बांटा जाता है, सिक्योर डिबेंचर होल्डर को बांटा जाता है। ये क्या तरीका हुआ? बोरिया बिस्तर बांध करके चले गए यहाँ पे लोगों का रुपया मारकर। हाँ अगर तुमने यहाँ पे कोई रुपया बाकी नहीं रख रखा है तब तुम लोग को हम जाने देंगे, तुम्हारे पर वाइंडिंग अप का प्रोविजन नहीं लगा। ठीक है, तो वाइंडिंग अप का प्रोविजन कब अप्लाई होगा? चैप्टर 20 का पढ़ो। प्रोविजन ऑफ चैप्टर 20, वाइंडिंग अप शैल अप्लाई मुटैटिस मुटेंडिस एज नियरली एज पॉसिबल for the closure of place of business of foreign company in India as if it were a company incorporated in India in case कब foreign company ने raised money from security and the same not repaid or redeemed। समझ गए? तुम ऐसे ही अगर बाहर जाना चाहते हो बोरिया बिस्तर बांध के जाओ, प्रोवाइडेड तुमने कोई यहाँ का रुपया नहीं मारा है। लेकिन अगर यहाँ का कोई रुपया मार के बैठे हो तो तुम्हारे पर हम लोग पूरा चैप्टर 20 का प्रोविजन वाइंडिंग अप का अप्लाई करवा देंगे कंपनीज एक्ट का, एज इफ यू आर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। समझ में आया क्या बोला? और बात बाकी तो जो 34, 35, 36 सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी वाला प्रोविजन, फिर उसके बाद पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, सारा आपके ऊपर क्या होने वाला है? अप्लाई। ये पढ़ो, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया क्या? 392 रीड इट। कंपनी ओआईडी पढ़ लो, 1 लाख, 3 लाख, 50,000 रुपया पर डे, और ओआईडी के लिए 25,000 और 5 लाख। कोई दिक्कत? श्योर? रूल 12 में क्या लिखा हुआ है पढ़ लो, मेरा पढ़ाने का नहीं है, एक लाइन है, पढ़ लो खुद से। तुम झूठ झूठ बोल दियो अपने आप को फॉरेन कंपनी, तो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो सकता है अंडर सेक्शन 210। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? या उल्टा पुल्टा कुछ डिस्क्लोजर दे दियो फॉरेन कंपनी का, तो इन दैट केस तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगा? इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब मान लो तुमने ना, तुम एक फॉरेन कंपनी हो और तुमने चैप्टर 22 का प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस तुम बहुत सारा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर चुके हो, तो अब तुमने कॉन्ट्रवेंशन कर दिया, तुमने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका ये मतलब हुआ क्या? तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। क्या तुमको थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे। तुम जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हो ना वो तो वैलिड रहेगा। समझ में आ रहा है? इवन इफ यू हैव डिफॉल्टेड इन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 22, however you cannot sue the outsider, the third party. The outsider can sue you, but you cannot sue the outsider if you have done any contravention
ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है 393 में, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ डिफॉल्ट हैज बीन डन। चैप्टर 22 का कोई भी प्रोविजन, मैम चैप्टर 22 कौन सा है? वही है जो पढ़ रहे हैं हम लोग, 379 से 393 है। पढ़ो क्या लिखा है, थर्ड पार्टीज कैन sue the company, फॉरेन कंपनी का बात हो रहा है, बट द कंपनीज कैन नॉट sue the outsider। 393 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि नहीं बताओ। सीजी नोटिफाई कर सकता है सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को exemption from the application of the provision of chapter number 22 and such copy of exemption has to be placed before both the houses of the parliament। और जनरली exemption relate क्या चीज से करता है, insofar related with issue of security prospectus या IFSC companies registered under SEZ Act। पढ़ लो, CG में exempt such class of foreign company as it thinks fit from any of the provision of this chapter and then a copy of that exemption notification shall be laid down before each house of the parliament as soon as possible insofar as they relate to क्या, offering of the security prospectus या कोई भी incidental matter IFSC कंपनी से रिलेटेड जो कि SEZ एक्ट में सेटअप होता है। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत? हो गया सारा, डन। चलो लिख लो यहां तक, राइट डाउन। इजी है कि नहीं बताओ। 387 में क्या था, जल्दी जल्दी एक बार रिपीट करो। 387 में क्या था, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या आप लोग को लिख कर देना है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए बताओ, एक्सपर्ट का कंसेंट वाला बात। एक तो हो गया कि तुम लोग बोल रहे एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट हम लोग नहीं मानेंगे अगर उसका रिटन कंसेंट नहीं है, या फिर एक्सपर्ट ने क्या किया, अपना सिग्नेचर विड्रॉ कर लिया बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, आरओसी को सबमिट किया उसके पहले, तब तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है क्या, ऐसा नहीं। फिर हमने बोला क्या प्रोस्पेक्टस को आरओसी को चढ़ाना पड़ेगा ना 389 के अंदर, लेकिन प्रोस्पेक्टस हैज टू बी साइंड बाय सर्टिफाइड बाय चेयरपर्सन एंड 2 अदर डायरेक्टर जिसका रेजोल्यूशन अप्रूव किया बीओडी ने। क्लियर है। फिर 390 में क्या पढ़ा, आईडीआर के बारे में। आईडीआर का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी अगर अपना सिक्योरिटी लिस्ट करवाना चाहता है इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज कॉल्ड एज आईडीआर। सीजी क्या करेगा, रूल्स बनाएगा। सेबी अपना क्या कर सकता है, रेगुलेशन दे सकता है। आरबीआई अपना डायरेक्शन देगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी वाज एन एग्जांपल, नाउ नन। क्लियर है। फिर सीजी जो रूल बनाएगा, रूल्स में ये सब मैटर रहेगा। आईडीआर को ऑफर कैसे करेंगे, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, सेल, आईडीआर का जो है कस डिपॉजिटरी क्या होगा, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे, बोलो। हाँ, मैनर इन विच आइडिया, तुमको याद है जब हम पूरा जीडीआर और एडीआर का प्रोसेस लिखवाए थे तो हम बताए थे कि यहाँ पे बैंक देता है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी के थ्रू होता है, याद है वो सब। तो वही यहाँ पे कौन कस्टडियन होगा, कौन डीपी होगा आईडीआर के रिस्पेक्ट में, वही बता रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सुनो क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। सुन लो ये भी एक लाइन। मान लो दो कंपनी अमलगमेट करना चाह रहे हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, या तो इंडियन कंपनी के संग, या दो कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। इन लोग क्या करना चाह रहे हैं, अमलगमेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चैप्टर 15 जो है ना कंपनी एक्ट का, वो डील करता है इससे। तो चैप्टर 15 आपके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, बस वही लिखा। और एक चीज बोला है, अगर एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के संग अमलगमेशन करना चाहता है, मर्जर करना चाहता है, या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या, इंडियन कंपनी अमलगमेट करना चाह रहा है, अरे एक ही बात है ना, समझ में आ रहा है। तो दोनों में बोल रहा है प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरबीआई। पढ़ो क्या लिखा है। और ये सारा प्रोविजंस किसमें कंटेन है, चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड शैल अप्लाई क्या, मुटेटिस मुटेंडिस टू स्कीम और मर्जर एंड अमलगमेशन बिटवीन क्या, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब क्या, इंडियन कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर, एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड क्या, आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी को किसके संग मिलना है, प्लस मतलब क्या, उसको मिलना है, मर्ज करना है किसके संग, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, या वाइस वर्सा, किसके संग कर सकता है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। क्लियर है। फिर मैंने बोला 34 से 36 क्रिमिनल सिविल सब कुछ अप्लाई हो जाएगा ना, किसके ऊपर अप्लाई होगा, कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। प्लस और एक चीज बोला, चैप्टर 20 का प्रोविजन भी पूरा एज इट इज अप्लाई होगा। कब होगा, अगर तुम, हाँ, तुमने सिक्योरिटी इशू किया, सिक्योरिटी का रिडेम्पशन नहीं किया और तुम देश छोड़कर जा रहे, मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई कर देंगे। जितना भी कंपनी एक्ट का प्रोविजन है, जब भी तुम लिखोगे, जैसे चार्जेस का सेक्शन अप्लाई करोगे, या फिर चैप्टर 22 करोगे या 15 करोगे, शैल अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस लिखकर, मुटेटिस मुटेंडिस। पनिशमेंट हो चुका है कॉन्ट्रवेंशन का। 393 में क्या बोला बताओ, वही सीयू वाला बात। तुम कॉन्ट्रवेंशन करोगे ना चैप्टर 22 का, तुम बाहर वाले को सीयू नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वाला तुमको सीयू कर सकता है। 393 में क्या बोला है, एग्जेम्पशन, जो सीजी बता सकता है और उसको बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करना पड़े। हो गया खत्म। कैसा लगा, मजा आया।
चलो 387 लिखो, हेडिंग दो। खत्म, सोचो, चैप्टर इज ओवर, द चैप्टर गेट्स ओवर। सच अ लाइट चैप्टर इट वाज। ये तो मेरे को लग रहा है फेमा से भी इजी था। फेमा तो इजी है, ये फेमा से भी इजी है। फेमा में थोड़ा बहुत याद करने का है। क्या हुआ, नहीं मिला नोट्स? वेरी गुड, लिखो अभी। अच्छा, आज लर्न कर लेना, फेमा और ये लिखो। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स कंटेंट देयर इन, लिखा? हेडिंग, हेडिंग हो गया? सॉरी, डेटिंग, गलती से बोल दिया, डेटिंग। प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट, ड्राफ्ट होता है ना, दिमाग में वही आ गया। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं है, डेटेड नहीं है और साइंड नहीं है। तुम लोग हेडिंग लिख लिया क्या? तुम इसको जूम कर देते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट को। दिख रहा है क्या तुम लोग को कि जूम कर दें? चाटो डंडी टान दो, अब पहला डंडी लिखो। देखो, नो पर्सन शेल इशू, सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। अभी क्या रट्टा मारोगे क्या? अपने लैंग्वेज में लिखकर आना है। या तो हो ही गया होगा, कुछ नहीं है। नो पर्सन या तो इशू भी नहीं कर सकता, सर्कुलेट भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, सीओ मतलब क्या है? कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड या टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। या तो ऑलरेडी हो चुका है या क्या बोला, टू बी। टू बी मतलब क्या? प्रपोज टू बी। और टू बी लिखा है, हाँ, टू बी। आईएनसी जहां पे भी है उसका मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेटेड। ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग है कि आउटसाइड है? आउटसाइड। लॉ में ओएस इज आउटसाइड, अकाउंट्स में इज आउटस्टैंडिंग। एग्जाम में बट ओएस फोएस मत लिखाना, आउटसाइड लिख कर आना। तुमको समझ में नहीं आ रहा है अहमियत, ये नोट्स तुमको बचाएगा लास्ट में एग्जाम में। इतना सिलेबस है, और तुम लोग को जहां पे बाकी बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे बुक से पढ़ने से, मैथ से पढ़ने से, बेयर एक्ट से पढ़ने से, तुमको ये नोट्स बचाएगा। पूरा चार्ट फॉर्मेट में मैंने सारा चैप्टर आपको लिखवाया, अग्रीड और नॉट? एक एक चैप्टर। पॉइंट नंबर 1 लिख लिया, अनलेस द प्रोस्पेक्टस इज डेटेड एंड साइंड। उसी के अंदर पर्टिकुलर्स भी लिख लो, फिर उधर वाला पॉइंट बाद में लिखना, पहले ये वाला लिख लो। क्या क्या पर्टिकुलर्स रहेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर? क्या क्या बोला था, बोलो? इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इनैक्टमेंट जिसके अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, एड्रेस इन इंडिया जहां पे तुम ये जाके क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। और एक चीज बोला कि अगर इंडिया में रखोगे स्पेनिश लैंग्वेज नहीं चलेगा, फिर क्या करोगे? एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और किस कंट्री में ये फॉरेन कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट हुआ, और उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एड्रेस ऑफ क्या, प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया इफ एनी। पॉइंट नंबर 1 हो गया, अनलेस द प्रोस्पेक्टस इज डेटेड एंड साइंड एंड कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये सारे पर्टिकुलर्स लिखो। कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स 1 2 3 लिख लेना, क्योंकि 1 2 3 एक जगह अप्लाई नहीं होगा। याद है कब? अगर कंपनी को अपना बिजनेस कमेंस किए 2 साल या उससे ज्यादा हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, इनैक्टमेंट अंडर विच इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाज इफेक्टेड। इसका मतलब शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? एक्ट। फॉरेन कंपनी किस एक्ट के अंदर बना है? एड्रेस इन इंडिया where the said instrument can be inspected।
and if not in English language, a certified copy in English language. देखो तुम लोग, हाँ हो गया क्या था अभी ऐसे यहाँ तक थर्ड वाला थर्ड वन क्लियर हो गया बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी तो तुम बोला ठीक है अभी हाँ बस बस ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर वो पूरा दिखना चाहिए वो नहीं ऊपर मतलब नीचे और थोड़ा सा जूम आउट इधर कीजिए अरे वही तो हम इतना अच्छे से अरे लिखो भाई सब आगे
स्क्रॉल डाउन कर दीजिए थोड़ा सा बात। हाँ ठीक है ठीक है। नीचे कर दीजिए। हो गया सबका, वो पहले ही कर। आगे थोड़ा नीचे वो भी हो गया। हो गया नीचे चार है। अरे वो उसका पॉइंट देसी देसी फोन नहीं बोले। ऊपर करिए
करिए फटाफट, बाद में बात करेंगे। हो गया तो टेस्ट में ऐसा नहीं करे ना, देख लीजिए टेस्ट में ऐसा नहीं कल हम लोग बोलेंगे। चाहिए ना, ऊपर बेंच ऊपर बेंच रीडिंग also क्या ऐसा ही है?
काम और उसमें खड़े रहो कर लेगी सबका हो गया क्या
नोट करिए ना अरे वो सेक्शन ही लिखा है। और थोड़ा हाँ बस ठीक कोई हो गया। है। वेट वेट। टाइम क्या देख रहे हो? क्वेश्चन आंसर सर्च कराएंगे। हो गया क्या तक? इज इट डन टिल हियर गाइस? कितना बाकी है तुम लोग का? सेक्शन ठीक है 234 लिख कर एक बार छोड़ देना। ठीक है हाँ 10 मिनट छोड़ देना, एक बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे 15 मिनट, फिर लिख लेना। ठीक है वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। सब प्रोविजन वगैरह भी रिवाइज हो गया होगा लिख लिख के। सबसेक्शन 2 लिख रहा है कि 1? ठीक है जल्दी लिखो, यहां तक लिख के छोड़ देना बस। हो गया? ठीक है ये वाला बाद में लिख लेना, एक बार आ जाओ हम लोग अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है ये बाद में लिख लेना, ज्यादा बचा नहीं है अब तुम लोग का, बाद में लिख लेना। आ जाओ let us discuss few questions which will increase your confidence. Okay जैसे फेमा का कॉपी में लिख लिया ना पूरा क्वेश्चंस, वैसे इसका भी पूरा कॉपी में लिख लोगे। ओके चलो आ जाओ। मैट लाए हो क्या? सो यू कैन ओपन योर मैट।
पेज नंबर 63। दिखाई दे रहा है? 60 में आओ, 60, पेज नंबर 60 आ जाओ। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन, ओके? आर यू रेडी? रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है? एबीसी लिमिटेड, अ फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता इज रिक्वायर्ड। एबीसी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इसका कहां है? कोलकाता। तो हो गया ना फॉरेन कंपनी, क्योंकि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है और लिख ही दिया ना फॉरेन कंपनी है, तो प्रिंसिपल प्लेस तो होना ही है इंडिया में, ठीक है? इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट टू आरओसी। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेयर द सेड कंपनी शुड डिलीवर सच डॉक्यूमेंट। कहां पे डिलीवर करेगा? अभी नया नया इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो कितना दिन के अंदर डिलीवर करना पड़ता है? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स ऑफिस इन इंडिया इन फॉर्म नंबर FC1। रजिस्ट्रार को करना पड़ता है, बताया था मैंने, रजिस्ट्रार को करना पड़ेगा, आरओसी को करना पड़ेगा। एक बात और सुन लो ना, यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है, ठीक है? रूल में लिखा हुआ है, ऐसा फॉरेन कंपनी जिन लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट आरओसी को सर्व करना है, सो इन दैट केस यहाँ पे आरओसी का मतलब हुआ वो वाला आरओसी जिसका जुरिस्डिक्शन दिल्ली के ऊपर है, वो वाला रजिस्ट्रार जिसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? दिल्ली। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुमको चिंता नहीं करना है, ये बात देखो ऑलरेडी यहाँ लास्ट में लिखे हैं स्पेशल पॉइंट्स में, देखो पढ़ो। अकॉर्डिंग टू Companies Rule 2014, any document which any foreign company is required to deliver to the registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi। ठीक है? ये कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है, बट कहां पे लिख दिया है? रूल में। कंपनीज एक्ट में खाली क्या बोला? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस इन इंडिया FC1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी के संग। लेकिन फिर रूल में क्या लिखा? यहाँ पे आरओसी का मतलब कौन हो गया? वो रजिस्ट्रार जिसका दिल्ली के ऊपर जुरिस्डिक्शन है। तो तुम दोनों बात लिख कर आ जाना, एक्ट वाला बात भी लिख देना और रूल्स वाला बात भी लिख देना। लिख दोगे क्या? विल आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? क्लियर है? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही तो पूछा है ना कि किसको डिलीवर करना है, वेयर। समझ में आ रहा है? तो कहां डिलीवर करना है, समझ गए? तो देखो पढ़ो ये आंसर। एवरी फॉरेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर to the registrar for the registration within 30 days of the establishment of the office in India document which have been specified therein. However, according to the company rule, any document which a foreign company is required to deliver shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi. Section 380. किए थे ना 380 last class? Will are we through with this or not? चलो next question. In case a foreign company does not deliver the document, कोई पेनल्टी है क्या? आज तो पढ़े अभी पेनल्टी। कॉन्ट्रवेंशन हो गया चैप्टर 22 का। कंपनी के ऊपर पेनल्टी बताओ। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख and 50,000 rupees per day in which the default continues. And what about the OID? Minimum 25,000, maximum 5 lakhs. Very good. ठीक है, तो वही आपको लिखना है यहाँ पे, देख लो। किया ना हम लोगों ने ये सब। 392 में इसका प्रोविजन कहाँ पे है? फाइन का 392। तो देखो कितना लिखा है। कंपनी के केस में क्या बोला? 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, एंड कंटिन्यूइंग के लिए कितना बोला? 50 एवरी डे। और ओआईडी के लिए कितना बोला? मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। हो गया सारा डन। कॉन्फिडेंस आ रहा है? बताओ, बिना तुम लोग लर्न किए सब आंसर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा? अभी तक तो पढ़ा भी नहीं है। I mean, बस मैंने समझाया है। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। DEJY is a company limited incorporated in Singapore. Establish a branch office at Mumbai. Foreign company हुआ क्या? Incorporate outside India but having a place of business in India. You being a practicing chartered accountant have been appointed by the company as a liaison officer for the compliance of the legal formality. Examining the provision of Companies Act, answer the following. Whether branch office will be considered as a company incorporated outside India? Yes. है ना? क्योंकि इन दैट केस बताओ, DJY क्या है? सिंगापुर का कंपनी है ना, तो इसका ब्रांच भी क्या मान लिया जाएगा? कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। जो उसका पेरेंट कंपनी का नेचर है वही तो सब्सिडरी कंपनी का नेचर होगा ना। ब्रांच का, सब्सिडरी भी नहीं है यहाँ पे। इफ यस, स्टेट द डॉक्यूमेंट जो आपको फर्निश करना पड़ेगा। तो तुमको तो पता है मुंबई में क्या क्या डॉक्यूमेंट फर्निश करना पड़ता है। चालू हो जाओ। अरे क्या क्या डॉक्यूमेंट फर्निश करोगे, जल्दी से बताओ। कल ही पढ़े हो ना? कल ही पढ़े हो ना? कल ही पढ़े हो ना? क्या क्या डॉक्यूमेंट फर्निश करोगे?
कुछ याद आया? चार्टर, प्रिंसिपल स्टैट्यूट, एमओए, एओए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका फुल एड्रेस, फिर उसके बाद क्या, डायरेक्टर और सेक्रेटरी का डिटेल, पीआरआई जो कि सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा इंडिया में, उसका एड्रेस, उसका नाम बोलो। और अगर कोई पीछे में तुमने इंडिया में कोई बिजनेस खोला, उसका ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, एंड द डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस और डीबार्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और फिर डायरेक्ट, अब ये क्वेश्चन आया ना, तो तुम डायरेक्टर का भी लिख देना, डायरेक्टर का और सेक्रेटरी का वो डिटेल प्रिस्क्राइब करना है जो रूल 3 में क्या क्या, उन लोग का नाम, सरनेम, डीओबी, ईमेल आईडी, पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस, ईमेल, मेंबरशिप ऑफ सेक्रेटरी, पासपोर्ट डिटेल्स, नेशनैलिटी, और अगर नेशनैलिटी कंट्री ऑफ ओरिजिन का नहीं है, चेंज हुआ है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन का नेशनैलिटी क्या था, लिख दोगे ये सब। ये सब किस में देना पड़ता है? FC1, 30 दिन विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। किसको देना पड़ता है? आरओसी। लेकिन और एक चीज बोल दिया यहाँ पे, आरओसी का पर्पस कौन है? आरओसी कौन हो गया? हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। कुछ याद आ रहा है ये सब? तो तुम लोग आंसर क्यों नहीं दिया फिर? अब याद रखेगा? बोलो, अब याद रखोगे क्या? हो गया ये वाला, डन। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। गैलीलियो लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी इन जर्मनी एंड एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई। क्या ये फॉरेन कंपनी है? हाँ। क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि तुमको यहाँ पे चैप्टर 22 का प्रोविजन लगाना है, तुमको खुद बुद्धि लगाना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी आते ही तुम लिख देना एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22। फ्लॉन्ट करके आना, यू नो चैप्टर 22, फ्लॉन्ट करके आना। क्या फ्लॉन्ट करके आओगे? चैप्टर 22। और संग में अगर सेक्शन याद है तो और भी बढ़िया बात है, 379, 380 तो तुमको याद ही रहेगा। ठीक है, चलो और बताओ। एक्सप्लेन द रेलेवेंट provision of the Companies Act and rules made thereunder relating to preparation and filing of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने तुमको पूरा रूल्स भी लिखाया है, एक्ट में क्या बोला है वो भी लिखवाया है, याद करो, देख लो, तुमको तो याद होगा नहीं। देखो ये रहा पूरा, इसके बारे में लिख कर आना है। और फिर याद है मैंने बोला था 3 तो और डॉक्यूमेंट देना पड़ता है पीएल बैलेंस शीट के संग। बोलो, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड। याद आ रहा है कुछ ये सब? और कितने दिन के अंदर देना पड़ता है सब? बोलो, विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अगर स्पेशल रीजन है तो रजिस्ट्रार क्या कर सकते? बोलो, आरओसी कैन एक्सटेंड अप टू 3 months। याद करो ये सब, देख रहे हो ये सब? ठीक है, FC3 ऑल्ट्रेशन के लिए था, याद है? FC2 वो तो उसके लिए था, और FC3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए था। शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन। याद आ रहा है ये सब? कैलेंडर ईयर, कॉपी देना पड़ेगा आरओसी को। तो ये पूरा ही तो मैंने रूल्स लिखवाया था, तो ये पूरा का पूरा आपको छाप कर आना है। समझ में आया? तो देख रहे हो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, सारा का सारा कॉपी में लिखा है। यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंपनी को फॉरेन कंपनी बोल सकते हो कि नहीं। तुम फॉरेन कंपनी को रेसिडेंशियल स्टेटस से मिक्स मत कर देना बाबा। रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग क्या देखते थे? 182 डेज वाला क्राइटेरिया। फॉरेन कंपनी में क्या देखेंगे? बाहर है और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है कि नहीं। रेडस्टोन लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट्स एंड एग्जीक्यूट बिजनेस डिसीजन एट बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में एक बोर्ड मीटिंग हुआ जहां पे इन लोगों ने डिसीजन लिया। अब बताओ ये फॉरेन कंपनी है कि नहीं? नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में थोड़ी है। जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग सम बोर्ड डिसीजन इन इंडिया, वो तो तुम कर ही सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग का मर्जी। बाहर बाहर अलग अलग कंट्री में जाके मीटिंग करते हैं, तो कोई भी कंट्री में जाकर मीटिंग करेगा तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा क्या? तो इज इट अ फॉरेन कंपनी? नो, इट्स नॉट अ फॉरेन कंपनी। तुमको नहीं लिखने का दरकार है, पता है क्यों? बता रहे क्यों? हाँ, क्यों नहीं लिखने का दरकार है? देखो क्यों नहीं लिखने का दरकार है। तुम्हारे लिए ना, तुम्हारी दिव्या मैम सब करके रखती है, देखो तुमको टेंशन ही नहीं लेना है, कुछ ऐसा तुमको अलग लगेगा ही नहीं एग्जाम में। हम ये क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो भी तुम सब सॉल्व कर लेगा। पढ़ो क्या लिखा है, स्पेशल पॉइंट्स बोलकर। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, मेयरली होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिजनेस डिसीजन इन इंडिया कैन नॉट बी टर्म्ड एज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। क्या चाहिए और बताओ? चलो नेक्स्ट पढ़ो अभी। जेन लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन दुबई, ध्यान से पढ़ना, इंस्टॉल्ड मेन सर्वर इन दुबई। सर्वर कंप्यूटर कहां पे? दुबई। फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया। बोलो क्यों?
हाँ, वर्चुअली और फिजिकली। तो वर्चुअली तो कर ही रहे, इलेक्ट्रॉनिकली तो कर ही रहे बिजनेस इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिकली तो कर ही रहे, क्लाइंट तो इंडिया में ही है। समझ में आ रहा है? तो कभी तुम भूल ना जाओ, तो इसके लिए भी मैंने प्रोविजन बंदोबस्त कर दिया है। तुम नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लो, पॉइंट नंबर 4। इफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया मेंटेन इट्स सर्वर आउटसाइड इंडिया फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, वही सेम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, इट शैल बी रिगार्डेड एज अ क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड सच अ कंपनी विल बी रिगार्डेड एज फॉरेन। तो तुम क्वेश्चन नहीं भी पढ़ के जाओगे, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, मेरा नोट्स खाली पढ़ के चल जाना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब्रॉड लिमिटेड, अ फॉरेन कंपनी without establishing a place of business in India, proposes to issue prospectus for subscription of security. Advise the procedure for issue of prospectus. अभी तो पढ़ो prospectus का issue का process। 387 क्या क्या देना पड़ता है prospectus में, बताओ। ऐसे क्या देख रहे हो मेरे को, अभी पढ़े हो ना आज? क्या गजनी हो क्या, गजनी के पापा बन गए हो क्या? फर्स्ट क्लास में अभी मैंने फर्स्ट टाइम यही तो पढ़ाया। No person shall issue, distribute, circulate any prospectus in India inviting the subscription of the public for the securities of the company incorporated outside India or to be incorporated outside India if the prospectus is not dated and signed. बोला था ना। और दूसरा should contain the following particular. What are those following particular? चालू हो जाओ। Instrument defining the constitution of the company, enactment जिसके अंदर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, कंट्री जहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड द प्रिंसिपल प्लेस जहां पे ये सब डॉक्यूमेंट को आकर इंडिया में इंस्पेक्ट किया जा सकता है, एंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया इफ एनी। यहां नहीं है, यहां नहीं है, वो किसमें बताओ? प्रोस्पेक्टस के संग। तुम यहाँ पे भी लिखना, प्रोस्पेक्टस के संग हम लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट एनेक्स करना पड़ता है ना, एज पर द रूल। तुमको रूल नंबर नहीं याद रखना है, तुम लिख देना रूल ऑफ द फॉरेन कंपनी एक्ट ऐसे करके 2014। तो उसमें था ना क्या क्या डॉक्यूमेंट एनेक्स करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस के संग, उसमें था जो तुम बोला अभी। अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट होल टाइम, मैनेजिंग डायरेक्टर। और क्या था? मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड नॉट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द लास्ट 2 years, था ना ये सब। और क्या था बताओ? अंडरराइटिंग एजेंट का कोई भी डिटेल वगैरह कॉन्ट्रैक्ट। और क्या था? पावर ऑफ अटॉर्नी। और एक पॉइंट था कंसेंट, एक्सपर्ट कंसेंट वाला, स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट। हाँ नहीं, वो दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे खाली बोला था स्टेटमेंट जिसमें एक्सपर्ट का कंसेंट होना चाहिए। याद आ रहा है? तो ये सभी देना है। फिर ये भी बोल देना 1, 2, 3 वाला जो है वो अप्लाई नहीं करेगा अगर कंपनी को इंडिया में बिजनेस कमेंस किए 2 साल या उससे ज्यादा हो गया है। और किसको अप्लाई नहीं करेगा? अगर ऑलरेडी तुम किसको इशू करो सिक्योरिटी, टू द एग्जिस्टिंग मेंबर और द डिवेंचर होल्डर। या फिर क्या कर रहे हो बताओ? ऐसा सिक्योरिटी इशू करो हैविंग यूनिफॉर्म राइट्स ऑफ द ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी एंड विच आर ऑलरेडी लिस्टेड इन द आरएससी। ये सब नहीं लिख दोगे क्या तुम बाबा अपने यहाँ? बताओ, सब तो बता दिया। ठीक है, इजी मक्खन, सब कॉपी में लिखवाए हैं। प्रोस्पेक्टस देखते ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए। क्लियर है? और फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि जो प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है ना, कौन सा क्रिमिनल, सिविल लायबिलिटी वाला और इंड्यूसमेंट वाला, फ्रॉडलेंट इंड्यूस करना, वो सब भी इन लोगों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सब लिख करो, सब तो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड था। यस और नो? जैक्सन एंड जैक्सन एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मनी, प्रपोजिंग टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस इन मुंबई। फॉरेन कंपनी होगा क्या? हाँ। इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आर इन जर्मन लैंग्वेज। क्या करे अभी? कन्वर्जन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या है इसमें बताओ तो? कुछ है? अच्छा एक बात बताओ, कोई डॉक्यूमेंट में ऑल्ट्रेशन किए कर सकते हैं क्या? उसको किस में देना पड़ेगा? FC2। किसको देना पड़ेगा? ROC। कितना दिन के अंदर? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑल्ट्रेशन। जैसे ओरिजिनली भी तो 30 days था फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस, ऑल्ट्रेशन से 30 days के अंदर। FC2। Swift Pharmaceutical, a company registered in Singapore, has started its business in India during the financial year 2016. Company had submitted all the required document with the registrar. On March 1st, Swift Pharmaceutical has shifted प्रिंसिपल ऑफिस इन सिंगापुर। इतना दिन हो गया, सब डॉक्यूमेंट भी जमा हो चुका है, लेकिन अब अचानक से कोई चेंजेस आ गया, उसने अपना प्रिंसिपल ऑफिस शिफ्ट किया है। तो कंपनी को कुछ करना पड़ेगा क्या इसके ऊपर? हाँ, ऑल्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ, FC2 में फाइल करो ROC के संग। कितना दिन के अंदर? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑल्ट्रेशन। चेक कर लो आंसर, कोई दिक्कत है तो तुम लोग को। देखो दिखा दे रहे हैं, पढ़ो। Any alteration is made or occur in the document delivered to the registrar, the foreign company shall within
30 days of such alteration delivered to registrar for registration containing the particulars of alteration in the prescribed form. और prescribed form क्या है? FC2. फॉर्म वगैरह कहाँ प्रेस्क्राइब होता है? रूल्स में. सो एज पर द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014. MCQ भी कर लो इसका. आ जाओ. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इज ओवर. तो तुमको समझ में आ रहा है कितना इजी है? सारा क्वेश्चन मेरे कॉपी के नोट से कवर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बताओ. चलो अब आ जाओ कहाँ पे? MCQ में. रीड द MCQ गाइस. वेरी इजी. कम. Question number 1 is here. Michael Jackson Communication LLC, incorporated in Arizona, USA, has established a principal place of business at Kolkata. Is it a foreign company? It is required to deliver requisite document to the specified authority. इसके लिए appropriate option select करना है. कितना दिन में deliver करोगे? 30 days. कहाँ से? पूरा बोलो. From the establishment of the principal place of business in India. हाँ हाँ. कोई दिक्कत है यहाँ तक? 10-15 तो कहीं पे भी नहीं था बाबा. ये 45 भी कहीं नहीं था. 6 महीना बोलता तो भी डाउट आता. 6 महीना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए था. फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जमा करना पड़ता है एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. याद करो. ऑल्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कितना दिन में? 30 डेज ही था. लेकिन FC2. मॉर्गन स्टर्न DG केबल GmbH इनकॉर्पोरेटेड इन बर्लिन. क्या मतलब यार? कहां पे भी हो. एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई. हाँ यहां मतलब है डेटा इंटरचेंज के लिए. However, Morgan Stern DG Cable failed to deliver certain document. ठीक है? To the register of company. Which option out of the 4 correctly indicate the amount of fine? कंपनी कितना से पनिशेबल होगा बताओ? 1 लाख मिनिमम. मैक्सिमम कितना था? 3 लाख और 550,000. मजा आ रहा है सब देखकर? ऐसे देख रहा था ना क्वेश्चन इतना बड़ा, ऑप्शन इतना सारा, बाप रे क्या है. बट जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी आंसर. ये याद करके चलना. बड़ा क्वेश्चन देखे एग्जाम में घबराना मत. जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी आंसर. ओके? एनी प्रॉब्लम? चलो. रेडेक्स हेल्थकेयर लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड, although has, ध्यान से सुनना, no place of business established in India, yet it is engaged in online business. ऑनलाइन बोलते ही तो वर्चुअली हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया ना. अभी तुमको क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट नहीं पूछ रहा. बोला इनकरेक्ट. गलत कौन सा है? यही तो गलत है ना. नॉट अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी तो है. अब हम लोग हड़बड़ी में ना ये पढ़ते ही नहीं. इनकरेक्ट पूछ रहा है. हम लोग को लगता है करेक्ट पूछ रहा है, फिर हम लोग कंफ्यूज. फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी. क्या होगा यार? इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला टिक कर दो. सारे ही करेक्ट है. या इनकरेक्ट पूछा है. दैट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी. सो प्लीज बी केयरफुल. पेशेंस चाहिए ये सब रीड करने के लिए. हड़बड़ी मत करना. हड़बड़ी में गड़बड़ी करोगे. PAM, software company INC, a company incorporated in Australia, proposes to establish a place of business at Mumbai. Foreign company होगा. The list of director includes Mr. Arjun, managing director है. रणवीर को डायरेक्टर बना दिया, अर्जुन को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है. ठीक है. रमेश को क्या बनाया? डायरेक्टर. अरबाज को क्या बनाया? डायरेक्टर. लवीना सेक्रेटरी है. सेक्रेटरी भी तो होती है ना. हम लोग याद है जब हम बोले थे डिटेल देना होगा, डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों का डिटेल देना, याद है? रूल में डिटेल था. सेक्रेटरी का मेंबरशिप नंबर. तुमको याद है क्या ये सब बात? एक क्वेश्चन और पूछते हैं, मेरे को बताना. डायरेक्टर और सेक्रेटरी का डिटेल देना पड़ता है, ये तो ठीक है. लेकिन एक चीज मेरे को और बताओ. रुको दिखाकर पूछते हैं. कहां गया मेरा नोट्स? रुको. कहां गया? हाँ. अब मेरा एक क्वेश्चन ये आप लोग से, जब तुम लोग यहाँ डिक्लेरेशन दे रहा था ना, ठीक है, तो मैंने तुमको क्या बोला था? डायरेक्टर का भी डिटेल वगैरह देना है. लेकिन फिर एक चीज बताओ, डिक्लेरेशन जो दे रहे थे ना, दैट नन ऑफ द डायरेक्टर, तुम्हारे सेक्रेटरी का भी डिक्लेरेशन दे रहे थे कि खाली डायरेक्टर का डिक्लेरेशन था? दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. डायरेक्टर का था एंड पर्सन हु वर ऑथोराइज्ड टू रिसीव सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट. पढ़ो ये वाला पॉइंट जी. ये वाला एक बार जी पढ़ लो, फिर हम बता रहे हैं. डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर और क्या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. सेक्रेटरी का डिक्लेरेशन देने का दरकार नहीं. याद हो गया? चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, मजा आएगा पढ़ के. नाउ रीड द क्वेश्चन. तुमको अब डाउट होगा ही नहीं. पढ़ो क्या लिखा है अब. सेक्रेटरी कौन है? लवीना है ना. ठीक है. अब सुनना. फैम सॉफ्टवेयर कंपनी इज, इट इज टू बी नोटेड दैट मिस्टर रमेश मलिक एंड मिस्टर अरबाज, दे आर द रेसिडेंट इन इंडिया
and they have been authorized to accept on the behalf of the company service of the notices. कंपनी ऑथराइज करता है ना इंडिया में, कौन पीआरआई रहेगा जो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा, ठीक है? तो किसको किसको ऑथराइज किया है? रमेश को और अरबाज को. You are required to enlighten the FAM company INC with respect to whose declaration is required to be submitted to ROC by FAM software company for not being convicted or debarred from the formation of the company. बोलो किसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? सेक्रेटरी का थोड़ी देना पड़ता है डिक्लेरेशन, डायरेक्टर लोग का देना पड़ता है, और जो ऑथराइज पर्सन इन इंडिया है. समझ में? तो डायरेक्टर लोग कौन कौन है? अर्जुन है डायरेक्टर, रणवीर है डायरेक्टर, और कौन है बताओ? रमेश है डायरेक्टर. समझ में आ रहा है? और रमेश और अरबाज कौन है? ऑथराइज पर्सन भी है. लवीना बस नहीं होनी चाहिए. लवीना का सेक्रेटरी का डिक्लेरेशन नहीं देना है दैट शी इज कन्विक्टेड. तो जो लवीना है वो तो गलत ही है. और इसमें खाली ये लोग दोनों है, ये लोग दोनों तो खाली कौन है? पर्सन ऑथराइज्ड इन इंडिया. लेकिन डायरेक्टर का भी तो देना पड़ता है डिक्लेरेशन दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड इवन इफ दे आर नॉट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. डिक्लेरेशन दो जन का देना पड़ता है ना, डायरेक्टर लोग का और किसका? पर्सन ऑथराइज्ड इन इंडिया ऑन द बाय द बिहाफ ऑफ द फॉरेन कंपनी टू रिसीव द सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो ये होगा ना ऑप्शन नंबर डी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? श्योर? वापस से प्रोविजन पढ़ा दें? देखो अभी पढ़ो क्या लिखा है. डिक्लेरेशन कौन कौन दे रहा है? पढ़ो. नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फॉरेन कंपनी और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया. तो नन ऑफ द डायरेक्टर में तो सारे डायरेक्टर आ गए, भले ही वो रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं. और पर्सन ऑथोराइज में कौन कौन आ गया? वो जो दो जन को किए थे ना, हाँ, अरबाज और कौन था? व्हाटएवर द नेम इज. रमेश, क्या नाम है? हाँ, जो भी नाम है. मैम लवीना को क्यों नहीं लिखे? क्योंकि लवीना सेक्रेटरी का डिक्लेरेशन देना है. समझ में आ रहा है? तो ये सब केयरफुल रहना एग्जाम में. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एमसीक्यू पढ़ो. 5K कॉस्मेटिक शॉप पीएलसी. देख रहे हो कंपनी का नाम भी अटपटा देता है इन लोग पूरा. स्विट्जरलैंड में इनकॉर्पोरेटेड है. इज इन्वॉल्व इन डिजिटल सप्लाई सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. सर्वर आउटसाइड इंडिया है. सर्वर से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक मोड तो इंडिया में दे रहा है ना सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिकली तो दे रहा है ना. इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ही क्या हो गया? प्लेस ऑफ बिजनेस वर्चुअली. कंपनी फॉलोज अ कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर. कर सकता है बिल्कुल. एवरी ईयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड पीएल. तुमको ये बताना है टाइमलाइन कि तुमको बैलेंस शीट पीएल कितना दिन के अंदर देना है. गेस. वेरी गुड. 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. याद है? तो 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द कैलेंडर ईयर नहीं, 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल. कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी. मजा आ रहा है ये सब करके? स्कोरिंग है कि नहीं वाला चैप्टर बताओ. डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरे पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन है. और ऑनेस्टली बताओ नोट से पढ़ने में कितना समय लगेगा? अगर आज घर जाकर 1 घंटा दे दिए, ये पूरा नोट्स तुम्हारे बॉडी में ऐसे एब्सॉर्ब हो जाएगा, और भूल गए तो इवापोरेट हो जाएगा. छोड़ दोगे, आज नहीं पढ़ोगे, सब इवापोरेट. सो इट इज योर डिसीजन. तुमको 20 मार्क्स सिक्योर करना है कि पानी में बहा देना है. लो, इंस्टीट्यूट बांट रहा है, उसको लूटो. सुनो अभी, हाँ नोट दिखा रहे, रुको ना. कल टेस्ट है 2 चैप्टर के ऊपर. डेयर नॉट मिस आउट दीज 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टेस्ट. डेयर नॉट. पेमा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया टेस्ट है इन दोनों चैप्टर का. और दूसरा चीज, ये जितना भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको कराया है ना, कॉपी में हो जाना चाहिए. और हम दोनों चेक करेंगे मंडे एक साथ. मंडे चेक करेंगे हम. जो होमवर्क दिए ना तुम लोग को, फेमा का भी होमवर्क कहाँ चेक किया अभी, और ये वाला मंडे आई विल चेक. बट टेस्ट कब है? टुमारो. टाइमिंग क्या है? सेम, योर रेगुलर बैच टाइमिंग. नहीं, संडे टेस्ट नहीं होगा, कल ही टेस्ट होगा. कल ही होगा टेस्ट. संडे तुम होमवर्क करना, लिखना कॉपी में, और मंडे मेरे को दिखाना. चलो अभी रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट कर लो बच्चा लोग. कहाँ पे हो? कहाँ हो? 391. तो अब तो बस खत्म हो गया. कर लो, खत्म. लिख लो ना यार. यू वांट मी टू सर्क्यूलेट? यू वांट मी टू सर्क्यूलेट द नोट्स? You want to write? You want me to circulate? What you want? Circulate? Okay, I will circulate. तुमको फोटो खींचना, फोटो खींच लो. I don't mind. Whatever you want. देख लो. वो लोग को होने दो.
स्पेशल पॉइंट्स। अच्छा, आईडीआर का जो होल्डर है ना, वो नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है FC5, बट ये तुमको होल्डर है ही नहीं, तो क्या है FC5? क्लियर है? तो ये बहुत इनसिग्निफिकेंट पॉइंट है, ये तुम्हारे मैट में भी नहीं दिया है, ये मेरा रिसर्च वर्क है। ओके, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैट में भी नहीं है। अरे रुको ना, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैट में भी नहीं है सब ये सब जो है FC5 FC4, मैंने तुमको पढ़ा दिया, बस पढ़ लेना। इज इट ओके गाइस? मजा आ रहा है पढ़ के? लो बैठ जाओ एक बार। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये नोट सर्कुलेट कर दे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में करे कि तुम लोग को जो मैंने बोला ना जीडी, ठीक, पुराना वाला में कर देंगे, पुराना वाला में कर देंगे। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।